गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट तृतीय में बेंथम के संदर्भ में उसने जो सुधारों की बात करी है उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लासों में बताया कि बेंथम एक सुधारक के रूप में जाना जाता है और उसने राजनीतिक संदर्भ में, कानूनी संदर्भ में, दंड और जेल की व्यवस्था के संदर्भ में अपने सुझावों को उसने दिया है ताकि व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसी संदर्भ में आज हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में जो विचार दिए हैं बेंथम ने, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो बेंथम शिक्षण सुधार के संदर्भ में बहुत ही अग्रणी था। उसका ये मानना था कि मनुष्य जाति को शिक्षा के माध्यम से ही सुधारा जाता है। जो भी मनुष्य में कमियां हैं, जो भी असंगतियां हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से हम सुधार सकते हैं। बेंथम ने शिक्षा व्यवस्था का विवेचन निम्न प्रकार से किया है कि किन सुधारों से हम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से वो सहमत नहीं था। पहला तो उसने बताया कि बेंथम ने शिक्षा में 2 पद्धतियों का सुझाव दिया कि 2 पद्धतियों को उसमें हमें जोड़ना चाहिए। पहला तो है निर्धन अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा योजना और द्वितीय है उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो प्रथम योजना जब हम देखते हैं तो प्रथम योजना के अंतर्गत बेंथम ने स्पष्ट किया कि जो शिक्षा है वो अनाथ और गरीब बच्चों को दी जाए और इस तरीके की शिक्षा उनको प्रदत्त की जाए ताकि उनका चारित्रिक निर्माण हो, चरित्र से वो सुदृढ़ हो और साथ ही साथ उनको जीविका अर्जन करने के व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाए। इसके रोजगार उन्मुख व्यवसाय की शिक्षा दी जाए ताकि वो उससे अपना जीविका अर्जन कर सके, रोजी रोटी वो कमा सके और एक सम्मानपूर्वक जो जीवन है वो व्यतीत कर सके। तो राज्य की ड्यूटी है कि वो इस तरीके से अनाथ और गरीब बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे और उनको शिक्षा देकर अन्य व्यक्तियों के स्तर तक उनको लाया जा सके। तो इस तरीके की शिक्षा उनको दी जाना चाहिए। द्वितीय शिक्षा योजना के अंतर्गत, उच्च शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक विवेक पर बेंथम ने बल दिया। उसका ये मानना था कि उस समय ग्रीक और लैटिन भाषा, इन सब का अध्ययन तो कंपलसरी था और शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त बेंथम ने आधुनिक भाषाओं के शिक्षा की भी बात करी कि आधुनिक भाषाओं का शिक्षा दी जाए, आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाए और भी कई ऐसे विषय हैं जिन पर कि उन्होंने बल दिया। तो वो एक सर्वांगीण शिक्षा देने की बात करते थे कि सभी पक्षों की शिक्षा यदि हम देंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति है उसका एक सर्वांगीण विकास होगा और सर्वांगीण विकास यदि व्यक्ति का होता है, चूँकि समाज और राज्य का घटक व्यक्ति है, तो समाज और राज्य का विकास भी उसके आधार पर निर्भर है। तीसरा उन्होंने बताया, बेंथम का ये मानना था कि सरल विषय जो हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए और कठिन विषयों की शिक्षा बाद में दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो बौद्धिकता है उसके आधार पर जो जटिल है उन चीज़ों को वो बाद में पकड़ता है, सरल विषयों को वह पहले पकड़ता है। तो सर्वप्रथम सरल विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने ये सुझाव दिया कि मॉनिटर पद्धति को लागू किया जाए। मॉनिटर पद्धति से बच्चों ये मतलब है कि जो उच्च कक्षा के जो बच्चे हैं, जो अच्छी योग्यता रखते हैं, वो निम्न कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एक उनके बीच में एक संवाद स्थापित हो जाएगा और उनमें भी पढ़ाने की कला का विकास होगा और उस कला को वो अपने प्रदर्शित करेंगे और छोटे बच्चों को वो पढ़ाएंगे। तो ये मॉनिटर एक जो प्रणाली है, इसका समर्थन बेंथम ने किया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो निर्धन बच्चों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे ताकि उनमें जो एक, जिसे हम कह सकते हैं कमजोरी है या जो उनमें एक इन्फीरियरिटी है, निम्नता का जो भाव है, वो तभी जा सकता है, उनको समानता के स्तर पर तभी पहुंचाया जा सकता है जब उनके लिए राज्य जो है वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके से उसने ये माना कि निर्धन बच्चों का जीवन स्तर सुधारने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और बेंथम के ये जो विचार थे, शिक्षा संबंधी विचार, इसमें कुछ जो उस समय के तत्कालीन शासक थे उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया था, इसका विरोध भी किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो शिक्षण और अनाथ बच्चे हैं यदि शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो ये उच्च वर्ग के समान आ जाएंगे और कहीं ना कहीं धनिक वर्ग या जो कुलीन वर्ग है उनकी बराबरी करने लगेंगे और
उनकी जो सत्ता है उसका ये अंत कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये तो उसके शिक्षा संबंधी सुधार हो गए जो कि बेंथम ने बताए। इसके बाद ये भी माना जाता है, एक जो विषय आता है वह है कि बेंथम एक व्यक्तिवादी था। तो कहीं ना कहीं तो बेंथम ने उपयोगितावादी अवधारणा दी है, लेकिन यदि अगर हम इसका निहित इसमें आशय देखें, निहित अर्थ देखें, भाव देखें, तो वो उसने कहीं ना कहीं व्यक्ति को लेकर चला है। बेंथम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए 100 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को राज्य ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसी नीतियाँ बनाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का उसमें भला हो, उनको सुख मिले। तो कहीं ना कहीं उसकी जो धारणा है, उसके जो विचार हैं, उसके जो हम मूल को देखते हैं, तो व्यक्ति उसमें समेकित है, व्यक्ति उसकी धारणा का मूल भाव है। तो बेंथम ने मानवीय स्वतंत्रता पे बल नहीं दिया, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया। बेंथम ने मानवीय सुरक्षा की बात करी है। उसका ये मानना है कि राज्य के जो भी कानून होंगे, जो भी नियम होंगे, वो व्यक्ति को सुरक्षा रखें। तो कहीं ना कहीं बेंथम जो है वो व्यक्ति को प्रतिबंधों का अभाव, मतलब ये चाहता था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी नहीं जाएगी, वो उसमें स्वयं में ही निहित है। तो इस तरीके से बेंथम को व्यक्तिवादी कहने का मूल कारण यही है कि उसने राज्य और समाज की अवधारणा का जो भी विवेचन किया है, उसका उसने ये माना है कि उसके जो घटक हैं उनका उद्देश्य यही है कि किस तरीके से घटकों का कल्याण हो। तो बच्चों ये स्पष्ट है कि घटक कौन हुए? व्यक्ति हुए। तो समाज और राज्य वह संस्था है जो व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ी है। समाज और राज्य वही कार्य करेगा जिसमें कि व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलेगा। तो ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस अवधारणा पर ही समाज और राज्य कार्य करेंगे। तो इस तरीके से राज्य जो है उसकी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। उसकी जो भी सत्ता है, राज्य का जो अस्तित्व है, वो बेंथम ने स्वीकार किया कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। तो इस तरीके से बेंथम व्यक्तिवादी बन गया। तो उपयोगितावादी होने के साथ साथ ये क्या था? व्यक्तिवादी था। तो ये पहला तथ्य है इसके व्यक्तिवादी होने का। दूसरा यह है कि बेंथम ने राज्य को व्यक्तिवादियों की तरह एक अनिवार्य संस्था तो माना है, लेकिन एक आवश्यक बुराई माना है, क्योंकि बेंथम का मानना था कि राज्य एक साधन है जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक हो सकता है। तो राज्य की जो शक्तियां हैं उनको सीमित करने के पक्ष में बेंथम व्यक्तिवादियों की तरह, और इसने इसको कहा है कि भाई ये तो रहेगी, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, तो एक आवश्यक बुराई के रूप में इसको स्वीकार किया है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर हम उसको व्यक्तिवादी होने का बात कर सकते हैं। और कई बार आपसे प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता है कि कोई 4 बिंदु लिखिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि बेंथम जो है व्यक्तिवादी है। तीसरा हम देखते हैं कि बेंथम का मानना है कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। तो हस्तक्षेपवाद की जो नीति है वो व्यक्तिवादियों की है, जिसका कि समर्थन बेंथम ने किया है। नेक्स्ट है, राज्य को न्यूनतम कानून बनाने चाहिए, क्योंकि बेंथम का ये मानना था कि कानून की न्यूनता राज्य और समाज दोनों के विकास में सहायक है। तो जिस तरीके से एक बीमारी होती है, और बीमारी में बेंथम ने कहा कि जब औषधियाँ ज़्यादा दे दी जाती हैं तो बीमारी जो है वो सही नहीं होती और बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से उसने बीमारी की तुलना विधियों से करी है। उसका ये कहना था कि राज्य को यदि सुचारू रूप से अपने शासन को चलाना है तो कम से कम विधियों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा बेंथम के अनुसार राज्य का पहला कर्तव्य है कि वह उन्नति करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दे, और जब तक व्यक्ति अपनी उन्नति कर रहा है, व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है, यदि उसकी वो स्वतंत्रता दूसरी सामान्य जनता में बाधक हो रही है तो वो उस पर रोक लगा देगा। यानी सामान्य हित यदि उससे आघात हो रहा है तो उस पर राज्य रोक लगा सकता है। तो इस तरीके से बेंथम के जो पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंथम एक व्यक्तिवादी था।